2 दिन में वैष्णो देवी की यात्रा मुश्किल है यार। अरे हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, मैंने जब अपने फ्रेंड्स को ये ट्रिप प्लानिंग बताई तो उनका रिएक्शंस यही था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे 2 दिन के अंदर वैष्णो देवी माता के दर्शन करके वापस आ सकते हो। तो ये है वैष्णो देवी यात्रा इन वीकेंड। और अभी काफी सफर बाकी है हमारा, और ये रहा हमारा मजनू जिसके सहारे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। जी, इट विल गिव अस एनर्जी टू गो। और हमें रूम मिल चुका है, तो हम चल रहे हैं अपनी रूम की तरफ। सेकेंड डे रिज्यूम। मैंने वैष्णो देवी के लिए ट्रेन की टिकट्स करवाई थी, जो कि दिल्ली से जम्मू तक की थी। हमारी ट्रेन फ्राइडे 10:20 की थी, जिससे हमें सैटरडे को सुबह 8:30 में जम्मू स्टेशन पे उतार दिया। स्टेशन पे उतरने के बाद हमने गेट नंबर 1 से एग्जिट किया। आपको बता दूं कि वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से शुरू होती है। गेट नंबर 1 से एग्जिट करते ही आपको ये काउंटर दिखेगा, जहाँ से आपको टैक्सी या फिर बस की टिकट्स लेनी होगी। अगर आप 7 सीटर कैब बुक करते हो तो आपको 2400 लगेंगे, और अगर आप 4 सीटर कैब बुक करते हो तो आपको 1200 लगने वाले हैं। कैब बुक होने के बाद हम निकल पड़े वैष्णो देवी यात्रा के पहले सफर में। जम्मू से कटरा के रास्ते में आपको बहुत सारी खूबसूरत वादियां देखने को मिलेंगी। इन वादियों के मजे लेते हुए हमने अपने सफर को खूब एंजॉय किया। कटरा पहुंचते ही हमने होटल लिया। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। और ये हूँ मैं, यात्रा रेडी। होटल के बाहर ही हमें ऑटो मिल गया, जिससे हमें बस स्टैंड पे उतार दिया, क्योंकि वहां से हमें यात्रा कार्ड लेने थे, जो आप कटरा बस स्टैंड के पास यात्री पंजीकरण काउंटर से ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कटरा रेलवे स्टेशन, त्रिकुटा भवन या फिर ताराकोट मार्ग से अपना RFID कार्ड ले सकते हो। हमारे होटल से बस स्टैंड वाला काउंटर काफी नजदीक था, तो हमने यहीं से ले लिया। हालांकि यहाँ भीड़ काफी थी, लेकिन आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। RFID कार्ड से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये कार्ड इश्यू करवाने के 6 घंटे के अंदर ही आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। इसके बाद ऑटो वाले भैया ने हमें बाणगंगा मार्ग पे उतार दिया। यहाँ पर ये भैया सबको माता रानी की पट्टी सर पे बांध रहे थे, तो मैंने भी बनवा लिया। ये संगमरमर का गेट दृष्टि द्वार कहलाता है। यहाँ से बाणगंगा मार्ग से यात्रा शुरू हो जाती है, और हम लोग इसी रास्ते से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जब आप इस गेट के अंदर जाते हो तो आपको एक चेकिंग पॉइंट से निकलना होगा। यहाँ पर अगर आपके पास सामान है तो उसकी चेकिंग होती है, और आपकी चेकिंग होगी। अब हमारी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये रास्ता जाता है बाणगंगा की तरफ, और हम माता रानी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे घोड़े दिखेंगे। अगर आप यात्रा पर जाते हो और आपको घोड़े, पालकी या फिर पिट्ठू लेना है तो ये है उनके रेट लिस्ट। ये सब देखते हुए और माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ते गए। चढ़ाई काफी ऊंची है, तो आप कोशिश करना कि आप कंफर्टेबल शूज पहन के आओ, जिससे आपको शू बाइट ना हो और आप आराम से चढ़ाई कर सको। और ये है मेरे डैडी, जिनके साथ मैं कदम से कदम मिला के चल रही थी। वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। आज से 6 या 7 साल पहले तक इतने शेड्स नहीं बने थे, लेकिन अगर आप अब यहाँ आते हो तो रास्ते में हर जगह शेड्स मिलेंगे, और घोड़ों से जाने की जगह और डिवाइड किया हुआ है। इन शेड्स को बनाने से एक फायदा ये जैसे कि अभी यहाँ बारिश हो रही थी, पर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि शेड्स में चलने से हम भीगने से बच रहे थे। एंड वन मोर थिंग, यहाँ अब रास्ते में आपको हर जगह इस तरीके के शॉप्स दिख जाएंगे, जहाँ आप अगर चाहो तो अपनी फोटोज क्लिक करवा सकते हो। ये है बाणगंगा। यहाँ से नीचे उतरकर आप बाणगंगा में स्नान कर सकते हो। यहाँ पे ये एक लेडी मुझे दिखी, जो माता रानी के पट्टे को यहाँ से निकाल रही थी। ये सारे पट्टे यात्री लौटते वक्त यहाँ बांध के चले जाते हैं। चलते चलते मैं काफ़ी थक गई थी, और मेरे घर वाले मुझसे पीछे थे, तो मैंने सोचा यहाँ रुक के थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ा पानी पिया, और तब तक मेरा भाई आ गया। कुछ देर चलने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें लाठी ले लेनी चाहिए, जिससे चलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इसलिए हमने एक शॉप पे रुक के लाठी खरीद ली, और आप देख सकते हो मेरी खुशी। इस रास्ते की एक और खासियत ये है कि आप आराम से कहीं भी रुककर खा पी सकते हो। और कुछ देर चलने के बाद हमने यहाँ रुककर मैगी खाई। खाने के बाद हमने वापस अपनी चढ़ाई शुरू की। बारिश इस वक्त भी हो ही रही थी। जब आप आधे दूर आ जाते हो तो वहाँ से आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा।
पहुंचने के लिए हमने सीढ़ियों से जाने का डिसीजन लिया। एक्चुअली में यहाँ पे सीढ़ियों का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इससे आप जल्दी पहुंच जाते हो। तो अभी हम सिकंजी पीने के लिए रुके हैं और सिकंजी पीने के बाद फिर हम आगे चढ़ाई करेंगे। और ये रहा हमारा मजनू जिसके सहारे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सो गाइस लेट्स गो। वैष्णो देवी की यात्रा 12 किलोमीटर की है और 7 किलोमीटर के बाद आप अर्धकुंवारी पहुंचते हो। अर्धकुंवारी काफ़ी नज़दीक थी, बट हम तब तक काफ़ी थक चुके थे। चढ़ाई तो सीधी थी, इसलिए हम आराम से ब्रेक लेके आगे बढ़ रहे थे, जिससे हमें जल्दी थकावट ना हो। हमने ये सोचा कि हम अर्धकुंवारी में कुछ देर रेस्ट करने के बाद वापस सुबह चढ़ाई शुरू करेंगे। हम लोग अभी अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पे हम लोग 2-3 घंटे रेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद फिर वापस से चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ से 3 घंटे और लगने वाले हैं वैष्णो देवी मंदिर पहुँचने में। तो फिर हमने अर्धकुंवारी में ही डॉर्मेट्री बुक कर लिया। आप इस काउंटर से डॉर्मेट्री बुक कर सकते हो। डॉर्मेट्री बुक करने के बाद हमने सोचा कुछ खा लिया जाए। यहीं हमें गरम गरम समोसे और जलेबी दिखी। हमने पहले वो खाया, फिर सागर रत्ना में जाके हमने खाना खाया। और अर्धकुंवारी अब काफ़ी डेवलप हो चुका है और यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप्स खुल चुके हैं जहाँ आप आराम से खाना खा सकते हो। खाने के बाद हम अपनी डॉर्मेट्री चले गए। डॉर्मेट्री में आपको कुछ इस तरीके के बेड मिलते हैं। इस डॉर्मेट्री में आपको पर बेड 150 लगने वाले हैं। ब्लैंकेट्स के लिए आपको अलग से 500 पर ब्लैंकेट पे करना होता है, जो आपको उस वक्त वापस कर दिया जाएगा जब आप उस ब्लैंकेट को रिटर्न करोगे। 4 घंटे आराम करने के बाद हम वापस से रेडी होकर निकल गए अपने आगे की सफ़र में। बारिश इस वक्त भी हो ही रही थी, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था क्योंकि हमें मंदिर सुबह 6 बजे तक पहुँचना था, क्योंकि फिर आरती के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं। और आप कोशिश करना जब भी आप वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने के लिए जाओ तो आप आरती के वक्त से पहले ही लाइन में लग जाओ, क्योंकि एक बार आरती के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं, उसके बाद काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आपको दर्शन बहुत जल्दी जल्दी में करवाया जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी भीड़ है। लोग रास्ते में ही सो रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद बेड नहीं मिला होगा। एनर्जी के लिए हमने बीच में रुककर कॉफ़ी पी, क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। ये देखो मंदिर, देखने में तो काफ़ी नज़दीक लग रहा है, लेकिन जब आप चढ़ाई करते हो तो यही दूरी काफ़ी लंबी दूरी बन जाती है। लेकिन हम उसी जोश के साथ आगे चलते रहे और आखिरकार हम पहुंच गए। हम करीब संडे सुबह 5:15 पे मंदिर के बाहर पहुंच गए थे। फिर हमने ये लॉकर नंबर 1 में अपना सारा सामान रखा, क्योंकि मंदिर के अंदर आपको कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं रहता है। ये लॉकर काफ़ी सही है। यहाँ पे टोटल 3 लॉकर्स हैं और अगर आप आगे जाते हो तो लॉकर नंबर 2 और लॉकर नंबर 3 मिलने वाला है आपको। और लॉकर नंबर 2, पिछले बार मैंने लॉकर नंबर 2 में अपना सामान रखा था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नीचे जाना पड़ा था। लॉकर नंबर 2 में बहुत सारी सीढ़ियाँ उतर के आपको नीचे जाना होता है और फिर सामान रखना होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब आप यहाँ आओ तो आप लॉकर नंबर 1 में ही अपना सारा सामान रख दो, क्योंकि ये जब आप रास्ते में जाओगे तो स्टार्टिंग में ही ये लॉकर नंबर 1 दिख जाएगा, वहाँ पर अपना सारा सामान रख दो। और फिर मंदिर दर्शन के लिए फिर हम प्रसाद लेकर लाइन में लग गए और 6:20 तक हम दर्शन करके बाहर निकल गए। दर्शन के बाद हमने नाश्ता किया और रोपवे के लिए लाइन में लग गए। रोपवे से हम भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के लिए ऊपर गए और उसी रोपवे से हम नीचे भी आ गए। इसके बाद हम कटरा के लिए नीचे उतरने लगे। हमें करीब 4 घंटे लगे नीचे उतरने में। हमारी ट्रेन संडे को रात 10 बजे की थी। कटरा आने के बाद हमने प्रसाद लिया और थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हम जम्मू के लिए निकल गए। वैष्णो देवी की यात्रा यहीं पर ख़त्म हुई।